लास्ट में हम लोग पढ़े हैं, लास्ट वीडियो में, उसको पहले रिकॉल करते हैं। जो हम लोग एलिमेंट यूज करते हैं किसी भी नेटवर्क में, वो स्टैंडर्ड हम लोग 3 टाइप के एलिमेंट यूज करते हैं, या फिर यू बोले 3 टाइप के आपके प्रॉपर्टीज होते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल, एक्टिव एंड द पैसिव। लीनियर के लिए आरएलसी है, और आपका नॉन लीनियर कौन सा आपका डायोड है। ठीक है, ग्राफ से आप समझ चुके थे, ग्राफ में कॉर्नर नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यूनिलैटरल मतलब क्या, एक पोलैरिटी को सपोर्ट करे, दूसरे पोलैरिटी को सपोर्ट ना करे, या फिर हम यू बोले कि अगर हम सप्लाई का पोलैरिटी चेंज करेंगे तो आपका बिहेवियर चेंज होगा, तो वो आपका यूनिलैटरल होगा। लेकिन सप्लाई का अगर पोलैरिटी चेंज करेंगे तो बिहेवियर चेंज नहीं होगा, तो आपका बाइलैटरल होगा। क्लियर है इतनी बात? बाइलैटरल होने के लिए ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और सिमेट्रिकल होना चाहिए। यस और नो? और आपका एक्टिव और पैसिव है ना, तो एक्टिव में याद रखिएगा रेजिस्टेंस निगेटिव होता है, और पैसिव का आर कैसा होता है आपका, पॉजिटिव होता है। एक्टिव में करंट प्लस से निकलता है, जबकि पैसिव में आपका प्लस पे इंटर करता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर का। ठीक है, डायोड एक्टिव एलिमेंट है, ये सब आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, सर्किट का जो एलिमेंट लगाते हैं उसका प्रॉपर्टी पर है। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्किट के एलिमेंट के बारे में। तो आपका जो भी सर्किट का एलिमेंट होता है, जो सर्किट का एलिमेंट होता है, वो सर्किट का एलिमेंट को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और यही चीज पूरा हमें यही पढ़ना है। ठीक है, पैसिव एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, और दूसरा हमें पढ़ना है एक्टिव एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और ये जब दोनों पढ़ लेंगे तो हम लोग फिर सर्किट डिजाइन करेंगे। ठीक है, अभी आप केवीएल केसीएल पे मत सोचिएगा, बहुत दूर है। नेटवर्क का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ केवीएल केसीएल ये। अभी मैं बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, गेट के न्यूमेरिकल कराऊंगा, आप देखिएगा क्वेश्चन यहां से आए हैं। ठीक है, तो अगर आप ये उम्मीद करते हो कि केवीएल केसीएल जल्दी से स्टार्ट हो जाए, तो अभी बहुत दूर है। ठीक है, उससे पहले बहुत सारे कंसेप्ट्स है, वो हमें क्लियर करने होंगे, तब जाके हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस कॉल्ड केवीएल केसीएल पे आएंगे। ठीक है, तो पैसिव एलिमेंट में जो हम लोग को पढ़ना है, वो 3 एलिमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। एक आपका रेसिस्टर, एक आपका इंडक्टर, और एक आपका कैपेसिटर। और यहाँ पे जो एक्टिव एलिमेंट के बारे में जो हम लोग को पढ़ना है, वो पढ़ना है, एक हमें पढ़ना है कौन सा, वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ना है, और दूसरा जो हमें पढ़ना है वो करंट सोर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करूंगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कौन सा, रेसिस्टर। अब ये मत समझिएगा सर रेसिस्टर में क्या पढ़ाइएगा, बहुत कुछ है, बहुत कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, इसी में हम लोग सीखेंगे ब्राइटनेस, कंसेप्ट ऑफ द बल्ब, हीटर के क्वेश्चन, बल्ब वाले क्वेश्चन, पावर डिसिपेशन वाले क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आपके रेसिस्टर से ही क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। कई सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, गेट और ईएस में क्वेश्चन आए हुए हैं जो रेसिस्टर से बिलोंग्स करते हैं। कई सारे क्वेश्चन हैं जो इंडक्टर और कैपेसिटर से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 पहले हम लोग रेसिस्टर पढ़ेंगे, इंडक्टर पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद हम लोग एक्टिव एलिमेंट में क्या करेंगे, इंटर करेंगे। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं, चलिए। तो सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है वो रेसिस्टर के बारे में पढ़ना है। तो जरा बताइए, आप लोग तो थोड़ा बहुत जानते होंगे, आप लोग सोचते होंगे कि रेसिस्टर बस हम लोग ये जान गए कि ये आपका रेसिस्टर है तो बस रेसिस्टर हो गया। नहीं, हम लोग को उसके अंदर बहुत कुछ जानना है, मतलब 1-2 चीज नहीं है, ऐसा बहुत कुछ जानना है। और जब वो सब कुछ जान जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आपके कंसेप्ट क्या हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, और ये ऐसा ही होना ही चाहिए। और जो जिनके रैंक आते हैं ना, वो एक एक बारीकी चीज समझते हैं। और आपका MSQ क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, उसके लिए आपको तो एक एक चीज आपका आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, रेसिस्टर। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, रेसिस्टर एलिमेंट होता है और आपका रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो आपका सबसे पहले इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, वो जिगजैग पाथ, कौन सा आपका, जिगजैग पाथ। और
इसका जो यूनिट होता है वो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर से, और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है आपका, ओम होता है। तो ये आर जो है वो उसका वैल्यू है, ये जिगजैग पाथ है, रेसिस्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और रेसिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी है, ओके। अब बात आती है कि ये जिगजैग पाथ, ऐसा नहीं है किसी को जिगजैग पाथ अच्छा लगा तो जिगजैग पाथ बना दिया, ऐसा नहीं है। किसी भी कंडक्टर मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन रैंडमली फ्लो करता है, ठीक है। और रैंडमली फ्लो करने का मतलब है कि वो जिगजैग पाथ को फॉलो करता है। तो उस जिगजैग पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या जिगजैग पाथ रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। इसीलिए इसको आर को हम लोग ऐसे ऐसे जिगजैग पाथ से करते हैं। समझ में आई है। दूसरी चीज जो आपका रसिस्टर इज एलिमेंट, रसिस्टर एलिमेंट होता है एंड इट्स प्रॉपर्टी इज रेसिस्टेंस, ठीक है। तो रसिस्टर आपका क्या है, एलिमेंट है, और रेसिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी है। बात आती है कि सर व्हाट इज द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या है। तो रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, एक बिहेवियर है एक एलिमेंट का जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। समझ में आ रही है बात। रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, एक बिहेवियर है जो करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। जैसे आंधी चल रही है और आप आंधी के अपोजिट में चल रहे हो, तो जो आंधी है वो क्या करेगा, आपको अपोज करेगा चलने के लिए। तो जो रेसिस्टेंस है वो आपका क्या करता है, अपोज करता है करंट को फ्लो कराने के लिए। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब नेक्स्ट है किसके बारे में, ओम्स लॉ। कौन सा आपका, ओम्स लॉ। अब यहां तो आप लोग बोल दोगे क्या सर ओम्स लॉ आपका यही होता है, ठीक है। तो जरा समझिएगा, ये रेसिस्टर है ना, ये रेसिस्टर है और हमने यहाँ पे प्लस और माइनस क्या दिया, सप्लाई दिया। तो ये V क्या है, सप्लाई है, याद रखना। V क्या है, यहाँ पे सप्लाई है। हमने यहाँ पे क्या दिया, वोल्टेज दिया। क्या दिया, वोल्टेज दिया। तो आपका क्या आया, करंट फ्लो हुआ। क्या हुआ, आपका करंट फ्लो हुआ। अब जरा बताइए, ये मेरा बोलना ओम्स लॉ है क्या, ओम्स लॉ हो क्या। मैं अगर ये बोल दूं कि V क्या है, आपका सप्लाई है, तो क्या ये मेरा स्टेटमेंट सही है क्या। जिनके कंसेप्ट बिल्कुल पानी की तरह साफ होंगे ना वो वही बोल पाएंगे। मैं बोल रहा हूं कि V क्या है, सप्लाई है, तो आपका करंट आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्या इससे मैं ओम्स लॉ बना सकता हूं क्या मैं इससे ओम्स लॉ बना सकता हूं क्या, नो, इससे हम लोग ओम्स लॉ, और एक्चुअल में ये इसका ओम्स लॉ नहीं है, ये इसका ओम्स लॉ नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन ईएस में 3 से 4 बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है, गेट में भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब जरा समझिएगा कि रेसिस्टर का आपका ओम्स लॉ होता क्या है, एक्चुअल ओम्स लॉ क्या होता है। सुनिएगा, ये आपका क्या है, रेसिस्टर है, ये क्या है आपका रेसिस्टर है, और यहां पे आपका करंट फ्लो हो रहा है। ये एक रेसिस्टर है और इस रेसिस्टर से आपका करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट फ्लो होने के कारण यहां पे प्लस और ये माइनस, ये कौन सा आपका V इज नॉट सप्लाई, V इज नॉट सप्लाई। V क्या है आपका V इज द वोल्टेज ड्रॉप है। क्या आपका वोल्टेज ड्रॉप है। सो व्हाट इज द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी रेसिस्टर में करंट फ्लो होगा, तो उसके अराउंड, उसके अक्रॉस आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ओम्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है, ओम्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो रेसिस्टेंस का प्रॉपर्टी चेंज हो, रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर क्या बोलता है कि आपका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, सप्लाई करंट के। ओम्स लॉ में, रेसिस्टर के केस में ओम्स लॉ के भी कभी भी सप्लाई नहीं होता है, ठीक है।
तो ये आपका V प्रोपोर्शनल है किसके, IR के, सॉरी V प्रोपोर्शनल किसके, आपके I के। तो हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो V इक्वल टू कितना, IR, V इक्वल टू कितना, IR। और व्हाट इज द यूनिट, तो ये कौन सा आपका वोल्ट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये करंट सप्लाई है, जबकि V क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है, V आपका सप्लाई नहीं है। मैं पहली वीडियो में बता दिया हूं कि हमेशा I प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V होता है, जहां रिलेशन जहां की ये करंट भी सप्लाई करंट है और V भी क्या है, सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे V सप्लाई वोल्टेज नहीं है, V क्या है आपका ड्रॉप है, और I क्या है आपका करंट है, जो कि सप्लाई करंट है। सप्लाई करंट फ्लो हो रहा है तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। दिस इज द कॉल्ड ओम्स लॉ, ठीक है। अब मैं इसको मैं डिराइव भी कर सकता हूं, ठीक है, इसको मैं डिराइव भी कर सकता हूं कि सर एक्चुअल में ये आया कहां से होगा। तो मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको बोल दिया था V इक्वल टू IR इज नॉट बेसिक ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR इज द डिराइव्ड फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ, और जो बेसिक ओम्स लॉ है वो क्या है आपका J इक्वल टू सिग्मा ई। तो जो बेसिक ओम्स लॉ है वो कितना है, J इक्वल टू हाउ मच, सिग्मा ई, यस और नो। तो J इक्वल टू सिग्मा है, आपको बताता है करंट डेंसिटी किसे कहते हैं, टोटल करंट अपॉन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा और E इक्वल टू V अपॉन कौन सा, L, लेंथ जो भी इसका आपका लेंथ है, ठीक है। हम लोग फर्स्ट क्लास में ये किए थे, ठीक है। तो यहाँ से V इक्वल टू अगर देखोगे तो ये कितना, ये सिग्मा है तो 1 अपॉन सिग्मा नीचे जाएगा और ये L ऊपर जाएगा, ये A इंटू कितना आपका I जाएगा। तो यहाँ से V इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और ये L है, ये A है, और ये कितना आपका I है, ठीक है। तो यहाँ से हर एक चीज को हमें क्या है, हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझना है, ठीक है। तो जाके आपको कहीं भी किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ लोगे और मैं ऊपर क्या कर दूंगा, पढ़ा दूंगा, तो वो चीज समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा मेरे साथ आप पेशेंस बना के रखिए, एक एक चीज सिखाऊंगा अच्छे से। तो V इक्वल टू कितना आपका रो है, तो यहां से V इक्वल टू रो L बाई A, और रो L बाई A को क्या बोलते हैं, R बोलते हैं, और ये कितना V इक्वल टू IR आया। समझ में आया। तो जहां की वेयर R, तो R इक्वल टू कितना, रो L अपॉन A। क्लियर है बात। तो रो क्या है, जो रो क्या है इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। और जो रेसिस्टिविटी होता है वो 1 अपॉन क्या होता है, सिग्मा, और आपका सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या होता है आपका, कंडक्टिविटी। समझ में आ रही है बात। एल क्या है, आप ये तो कॉमन सा चीज है, एल आपका क्या है, लेंथ है, और आपका ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। सो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा दिक्कत। तो ये था आपका V इक्वल टू IR को मुझे क्या करना, प्रूफ करना। तो आई होप सो कि ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना। चलिएगा, एक बात जरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बात इंपॉर्टेंट है। ये जो रेसिस्टिविटी है, जैसे हमारे मैं आपको पहले बोला हूं कि मेरा जो एग्जांपल होगा बहुत सटीक एग्जांपल होगा, ताकि कंसेप्ट को इनहेल करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो क्या है, रो कौन सा आपका, रो। अगर आपका O पॉजिटिव है, यदि आपका O पॉजिटिव है, और मान लो कि मैं तुम्हारा एग्जांपल क्यों लूं, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अगर मेरा ब्लड का जो ग्रुप है B पॉजिटिव है, और मैं अपने हाथ को क्या कर दूं,
काट दूं, ठीक है, अपनी हाथ को काट दूंगा तो क्या लगता है कि इस हैंड में जो ब्लड होगा उसका ग्रुप कितना होगा, बी पॉजिटिव होगा। मैं कुछ भी कर दूं, मैं अपने बॉडी के साथ कुछ भी कर दूं, मेरा जो ब्लड ग्रुप रहेगा वो क्या रहेगा, बी पॉजिटिव ही रहेगा। ये सुनो, बिकॉज द ब्लड ग्रुप इज माई प्रॉपर्टी ऑफ माई ब्लड। ओके, जो ब्लड ग्रुप है वो मेरे ब्लड का प्रॉपर्टी है, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो जो रेसिस्टिविटी होता है, जो रेसिस्टिविटी होता है, ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होता है किसी एलिमेंट का। और कट कर देने से, बेंड कर देने से, मतलब क्या, उसको आधा काट देने से, बेंड कर देने से, टुकड़ा टुकड़ा कर देने से आपका रेसिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होता है, लेंथ और एरिया आपका चेंज होता है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं, बाय कटिंग, बेंडिंग या फिर इलोंगेशन, उसको स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। कटिंग, बेंडिंग, इलोंगेशन, एलोंगेशन, आपका जो रो होगा, रो क्या होगा, विल रिमेन सेम। ये न्यूमेरिकल बनाने में बहुत यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आई आगे बात इतना। तो ये था आपका कौन सा, आपका ओम्स लॉ, ठीक है, क्लियर है। आप ईमानदारी से जरा बताओगे, इसमें से बहुत कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपका हो सकता है कि पता नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वीडियो के साथ पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिएगा, आपको हम बहुत कुछ सिखाएंगे, ठीक है। और आप लोग नोट्स, जैसे नोट्स बनाइए, ठीक है। बार बार वीडियो क्या देखिएगा, आप लोग क्या बनाइए, नोट्स बनाइए, और नोट्स में सब कुछ क्या कीजिए, लिखिए कि हाँ ये कहाँ पे क्या होगा। जैसे मैं कुछ अगर बोलता हूँ, मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो इसको भी क्या कीजिए, आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या पहले रेसिस्टर का रिप्रेजेंटेशन करें, फिर हम लोग क्या पढ़ें, ओम्स लॉ पढ़ें, ओम्स लॉ के बाद क्या पढ़ें, आर पढ़ें, आर के बारे में पढ़ें और आर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ें, ठीक है। अब उसके बाद टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेसिस्टेंस, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेसिस्टेंस, ठीक है। कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा, आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा या फिर घटेगा, ठीक है। आप ऐसा समझो, पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में और आईएन में आप ऐसा समझो कि टेम्परेचर बढ़ाना, जो टेम्परेचर बढ़ाना है, आप ऐसा समझो बम फोड़ना है। क्या है, बम फोड़ना है। आप बस ऐसा समझो, टेम्परेचर को इंक्रीज करने का मतलब है कि हमने क्या किया, बम फोड़ दिया, ठीक है। अब बम फोड़ने से क्या होगा समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सिग्मा। सिग्मा कौन सा, आपका कंडक्टिविटी, ये आपका ईडीसी का पार्ट है, एनालॉग का समथिंग पार्ट है, ठीक है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है, किसी भी मटेरियल का जो कंडक्टिविटी होता है, ठीक है, कंडक्टर के लिए, ठीक है, एन, क्यू, और ये कौन क्या होता है आपका, म्यू। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज है, ठीक है। आपका क्यू क्या है, क्यू है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। और आपको पहले ही पता होता है, ठीक है, क्यू इक्वल टू एन ई होता है, ठीक है। और म्यू क्या है, म्यू क्या है, म्यू इज द मोबिलिटी। म्यू क्या है आपका, मोबिलिटी। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप इतना ही समझिए, मोबिलिटी को आप ऐसे समझिए स्पीड से, वेलोसिटी से। किससे, वेलोसिटी से। अगर आपका वेलोसिटी ज्यादा अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, वेलोसिटी कम है तो क्या बुरी बात है, ठीक है। तो अब जरा समझते हैं, वेलोसिटी का टेक्निकल मीनिंग ये होता है कि हाउ फास्ट एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। कोई इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से इस जगह से इस जगह जाएगा, ठीक है। जितनी तेजी से जाएगा तो उसका रेट क्या होगा, चेंज होगा। रेट जितना ज्यादा अच्छा रेट होगा तो आपका करंट कितना ज्यादा अच्छा करंट होगा।
इतनी बात समझ में आ गई। सिग्मा सिग्मा क्या है आपका कंडक्टिविटी, एन क्यू और कौन सा आपका म्यू है, एन टोटल चार्ज है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और ये क्या आपका मोबिलिटी है। क्लियर बात है। अब क्या हुआ, सपोज करो एक नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे में आपका जो बाइक कार होगा बहुत स्मूथली चलेगा, लेकिन एक सब्जी का जो मार्केट होता है उस सब्जी के मार्केट में आप इजिली गाड़ी तेजी से नहीं चला सकते हो। आप क्या करोगे, किसी से कॉलिजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉलिजन हो जाएगा। तो अब जरा समझते हैं कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर को मैं बोला हूं कि बम से इसको रिप्रेजेंट करो समझने के लिए। देखिए समझने के लिए कोई भी एग्जांपल ले ले, बस समझ में आ जाना चाहिए। अब दाग अच्छे हैं, ठीक है। तो बम बढ़ा दिए मतलब बम फोड़ दिए मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ा दिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। बाजार में अगर मैं बोला कि बम फूट गया, क्या हो गया, बम फूट गया, तो क्या होगा, जो लोग फास्टिंग कर रखा होगा ना, जो लोग फास्टिंग कर रखा होगा उनको भी एनर्जी आ जाएगा तेजी से क्या करने के लिए, भागने के लिए, ठीक है। बोल देना सांप है यहाँ पे, सांप है यहाँ पे, तो तुरंत लोग भाग जाएगा। जो फास्टिंग कर रखा होगा ना वो भी भाग जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन गेट एक्स्ट्रा एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो गेट एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है। अब वैसे भी थर्मल वोल्टेज होता है VT, थर्मल वोल्टेज कितना होता है रूम टेम्परेचर पे, 26 या 27 मिली वोल्ट। मतलब प्रत्येक टेम्परेचर के पास अपना क्या होता है, वोल्टेज होता है, ठीक है। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ा है तो वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज दे रहे हैं मतलब एनर्जी मुझे मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेट एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी होगा तो क्या होगा, बम फोड़ दिए हैं तो सब लोग क्या होगा, रैंडमली मूव फ्लो करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली, यस और नो। इलेक्ट्रॉन अगर रैंडमली मूव करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन अगर आपका रैंडमली मूव करेगा तो क्या होगा, कॉलिजन हो जाएगा, यस और नो। कॉलिजन क्या होगा, बढ़ेगा। कॉलिजन, लिसन, कॉलिजन बढ़ने का मतलब है, कॉलिजन बढ़ने का मतलब है कि मीन फ्री पाथ क्या होगा, कम जाएगा। अब जब सब लोग आपस में टकराएगा तो क्या चलने के लिए रास्ता होगा, क्या नहीं रास्ता होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब चलने के लिए रास्ता ही नहीं होगा तो क्या वेलोसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। और वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, मोबिलिटी से। तो इसका मतलब ये कि उसका जो मोबिलिटी होगा वो मोबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब ये कि यदि इसका मोबिलिटी डिक्रीज किया, मोबिलिटी डिक्रीज किया और एन और क्यू क्या है, रिमेन सेम, कांस्टेंट। याद रखिएगा कांस्टेंट बोल रहा हूं, ठीक है, बिकॉज कि सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडक्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेमीकंडक्टर। इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, चार्ज क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। मोबिलिटी क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, ये दोनों कांस्टेंट है तो आपका सिग्मा क्या हो गया, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये मोबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब ये कि इसका मतलब ये कि इसका सिग्मा क्या हुआ, डिक्रीज किया। सिग्मा डिक्रीज करने का मतलब होता है कि इसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और हमें पता है रेसिस्टिविटी जो है, लिसन, जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टिविटी के। इसका मतलब ये कि इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आई इतने बात। तो मैं क्या ओवरऑल मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यदि मैं टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया, यदि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो आपका रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। आप लोग 8th 9th 10th क्लास से पढ़ते होंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट, कौन सा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसीलिए हम लोग जो बोलते हैं RT2 इक्वल टू RT1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या होता है आपका T2 माइनस T1, मतलब, और RT2 क्या है, रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T2।
RT1 क्या है, रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T1, और अल्फा क्या है, यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट, और अल्फा जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव ये बताता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो आई होप सो टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द रेसिस्टेंस एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कंडक्टर के लिए, यस और नो। समझ में आ रही है बात इतनी, ठीक है। तो एक एक चीज मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप अपने नोट में, ठीक है, जो आपका नोटबुक है उस नोटबुक में एक एक चीज को क्या कर लो, मेंशन कर लो, ताकि कल हो के कोई भी चीज में दिक्कत ना हो। आप ये मत समझिए कि ये कंटेंट आपको आपको किस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, ठीक है। आप बस ये समझिए कि ये जो कंटेंट मिल रहा है ये काफी प्रीशियस है, ठीक है। मानने के ऊपर है, अगर मानिएगा तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ूं मैं। तो ये था मेरा कौन सा आपका टेम्परेचर इफेक्ट। थोड़ा सा मैं जरा समझाता हूं सेमीकंडक्टर के बारे में। अगर ये सेमीकंडक्टर होता तो क्या होता, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, एन क्यू म्यू होता है। क्या होता है, एन क्यू म्यू होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से ये पता चल चुका है, टेम्परेचर बढ़ाने से ये पता चल चुका है कि आपका मोबिलिटी डिक्रीज करता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड काफी वीक बॉन्ड होता है, जिसके कारण बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर क्या होते हैं, बहुत सारे इंक्रीज करते हैं, और ओवरऑल ये इस पे डोमिनेंट हो जाता है, और सिग्मा क्या होता है, बढ़ जाता है। सिग्मा बढ़ने के कारण सिग्मा आपका इंक्रीज करता है, जिसके कारण रेसिस्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है, और उसके कारण आपका रेसिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है। सो इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेसिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर विल डिक्रीज। क्लियर है। बाकी और भी डिटेल्स में आप ईडीसी और एनालॉग में पढ़िएगा। ठीक है, ये सब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी रेसिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी एंड पावर। एनर्जी एंड पावर अक्रॉस रेसिस्टर, मतलब ये रेसिस्टर के अक्रॉस एनर्जी और पावर आपका क्या होगा। हमेशा एक बात आपको मैं समझाता हूं कि जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल पीटी का मतलब, पीटी में यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पीटी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज द इलेक्ट्रिकल पावर। व्हाट इज द यूनिट, वाट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो पीटी होता है, वो पीटी हमेशा होता है प्रोडक्ट ऑफ वी ऑफ टी इंटू कौन सा, आई ऑफ टी। इलेक्ट्रिकल पावर हमेशा होता है वी ऑफ टी इंटू कौन सा आपका, आई ऑफ टी होता है, ठीक है। यूनिट कितना इसका, वाट। हो सकता है हो सकता है कि आपका वोल्टेज क्या हो, कांस्टेंट हो, लेकिन आपका करंट कैसा हो, टाइम वेरिंग हो सकता है कि आपका वोल्टेज टाइम वेरिंग हो, लेकिन आपका करंट क्या हो, कांस्टेंट हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट हो, यस और नो। हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या हो, आपका कांस्टेंट हो। समझ में आ रही है बात, है ना। तो अगर दोनों के दोनों कांस्टेंट है, दोनों के दोनों अगर कांस्टेंट है, तो हम लोग v इक्वल टू आई आर बोलते हैं। तो ये कितना हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया, और अगर i को रिप्लेस करेंगे तो हमारा कितना होगा, वी स्क्वायर बाई आर होगा। तो ये है मेरा कौन सा, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें बात करनी है किसके बारे में, किसके बारे में बात करनी है, एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बात करनी है, एनर्जी के बारे में। तो याद रखिएगा, जो आपका एनर्जी होता है, जो आपका एनर्जी होता है
एनर्जी। आप लोग को पता होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये तो आपको पता ही होगा। तो एनर्जी जो होता है वो हमेशा होता है इंटीग्रल ऑफ पी टी डी टी। हमेशा एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ पी डी टी। जब भी देखिए, अगर आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है, यदि आपके पास न्यूमेरिकल बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि जब भी आपको पावर निकालना हो, एनर्जी निकालना हो, तो सबसे पहले क्या करो, पावर निकालो। पावर निकालने के बाद आप एनर्जी पे पहुंचो। ये मेरा रिकमेंडेशन है उन लोगों के लिए जिनके पास कंसेप्ट्स की कमी है, उनके पास लैक ऑफ प्रैक्टिस है, ठीक है, शॉर्टकट का कंसेप्ट उनके पास कम है। तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फोकस करो, आप लोग पहले फोकस करो कि हमें पहले पावर निकालो, फिर क्या निकालो, रेसिस्टर एनर्जी निकालो। समझ में आई बात। और एनर्जी का जो यूनिट होता है वो यूनिट कितना होता है आपका, जूल होता है। हर चीज इंपॉर्टेंट है, यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में यूनिट भी आ सकता है, ठीक है। चलिएगा, तो ये हम लोग समझे किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में समझे, और किसके बारे में समझे, एनर्जी के बारे में समझे। आई होप सो कि यहां तक लिसन, यहां तक में किसी भी टाइप का कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे घरों में, ठीक है, हमारे घरों में इन आवर होम, इन आवर होम जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है वो किस में होता है, किस में होता है, यूनिट में होता है। किस में होता है आपका, यूनिट में, ठीक है। 1 यूनिट, जो 1 यूनिट होता है वो होता है 1 kWh। क्या होता है, किलो वाट आवर। क्या होता है, 1 किलो वाट आवर, ठीक है। तो ये आपका जो यूनिट है, लेकिन ये जो आपका यूनिट है, देखो जरा, किलो वाट इंटू कौन सा आपका आवर, जरा समझिएगा। हम लोग ये बोले P ऑफ T इंटू कौन सा, डी टी, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो किलोवाट इंटू कौन सा आपका, टाइम। इसलिए ये जो यूनिट है वो यूनिट किसका है, आपका एनर्जी का यूनिट है। तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना 1 यूनिट रिलेशन, तो ये किसका है, ये वो यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 1 यूनिट का मतलब होता है, 1 यूनिट का मतलब होता है 1000 वाट इंटू 1 आवर। मतलब ये कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होगा जो 1 घंटा चला होगा, तो 1000 वाट मेरा क्या किया होगा, कंज्यूम किया होगा। हो सकता है कोई आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जो 500 वाट का है, 500 वाट का है, इसका मतलब ये 1 यूनिट कंज्यूम करने के लिए उसको कितना चलेगा, 2 घंटा चलना होगा, ठीक है। तो 500 वाट इंटू कितना, 2 आवर। हो सकता है कोई आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 250 वाट का है, तो 250 वाट का है तो वो 4 आवर चलेगा, तो 1 यूनिट कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो आप लोग इंजीनियर हो, जब भी मार्केट में सामान परचेज करना जाओ तो ये मत देखो कौन सस्ता है कौन महंगा है, ठीक है। आप ये देखो कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कितना करता है, वो अगर आप कैलकुलेशन अगर करते हो तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा सामान लेना मेरा क्या है ज़्यादा आसान होगा। समझ में आ रही इतनी बात, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो ये मैं बताया किसके बारे में, घर के बारे में। एक हमारा यूनिट और भी होता है, कौन सा, एम्पियर आवर। कौन सा आपका, एम्पियर आवर भी यूज होता है। तो जो बिल आता है वो यूनिट में आता है, जो किलोवाट आवर में होता है, और किलोवाट आवर एनर्जी का आपका एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से एम्पियर आवर भी आपका एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये था आपका रेसिस्टेंस के बारे में, ठीक है। ये था आपका किसके, रेसिस्टेंस के बारे में। अब हम लोग लिसन, अब हम लोग इस पे एनालिसिस करेंगे न्यूमेरिकल से, ठीक है। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बाकी है, ठीक है।
एक तो आपका हीटर का कंसेप्ट और एक आपका ब्राइटनेस बल्ब का आपका कंसेप्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप एक दो बार फिर से रिकॉल कर लो, ताकि हम जब आगे न्यूमेरिकल बनाएंगे तो काफ़ी मुझे क्या होगा, ये सब कंटेंट मेरा हेल्पफुल होगा, ठीक है। थैंक यू।